पेशे से मैं एक एंटीक कलेक्टर हूं, यानी ऐसी पुरानी चीजें मुझे पसंद आती हैं जो किसी और को पसंद नहीं होती। लोग उन चीजों को पुराना समझते हैं, लेकिन अमीर लोग उसी का शौक रखते हैं। किसी की कुछ पुरानी चीजों से यादें जुड़ी होती हैं तो किसी का इतिहास जुड़ा होता है। इसीलिए अमीर लोग ऐसी पुरानी चीजों को घर में रखना पसंद करते हैं। गरीब लोग समझ नहीं पाते अमीरों को पुरानी चीजें क्यों पसंद है, लेकिन मैं आपको आसानी से समझा सकता हूं। जब हमारे पास पैसों की कमी होती है, हम अपने शौक पूरे कर ही नहीं पाते, लेकिन हम सोचते हैं एक दिन आएगा तब हम अपने शौक पूरे कर पाएंगे। वो दिन आता जरूर है, लेकिन तब तक आप बूढ़े हो चुके होते हैं। तब भी आंखों में वो सपने होते हैं। इसीलिए आप उसी पुराने समय में पहुंचने की कोशिश करते हैं। पैसा समय नहीं खरीद सकता, लेकिन कुछ खुशियां जरूर दे सकता है, और अमीर लोग पुराने समय की वही खुशियां इस समय में पाने की कोशिश करते हैं, पैसों के जरिए। बस इतना छोटा सा शौक होता है उनका, और इसी को अपना पेशा बना लिया है मैंने। मैं ऐसी पुरानी चीजें इकट्ठी करता हूं जो कोई ना कोई अमीर खरीदना जरूर चाहेगा, चाहे उसके इतिहास से जुड़ी हो, चाहे उसके भूतकाल के कुछ हिस्से को समझाने वाली चीज हो। मैं एक एंटीक कलेक्टर हूं जो ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी घूमता हूं, और कभी कभी कुछ पुरानी चीजें बड़ी महंगी मिल रही होती हैं तो उसका अल्टरनेट ढूंढना पड़ता है। यानी हर चीज सिर्फ एक ही नहीं होती, उसके कई और प्रतिरूप भी हो सकते हैं। इसीलिए उसी चीज को सस्ते तौर पर खरीदने के लिए कभी कभी ढूंढना पड़ता है, और ये तलाश कई बार कई महीनों तक चलती है। लेकिन इतना जरूर है, इतनी मेहनत करने के बाद जब वो अमीर इंसान उस चीज को देखता है, उसकी आंखों की खुशी उसके द्वारा दिए गए पैसों से ज्यादा कीमती लगने लगती है। दिल को तसल्ली मिलती है, चलो किसी को खुशी तो दी मैंने, क्योंकि उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं होती। वो पैसे देकर खुश, मैं उनकी खुशी में खुश। वैसे तो भारत में कई एंटीक कलेक्टर हैं जो पुरानी चीजें ढूंढते हैं, इकट्ठी करते हैं, अमीरों को बेचते हैं। लेकिन मैं सिर्फ पुरानी चीजें ही इकट्ठी नहीं करता, मैं भावनाएं इकट्ठी करने की कोशिश करता हूं। इसीलिए इतिहास की किताबें पढ़ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इतिहास में किन चीजों का सबसे ज्यादा महत्व रह चुका है, उन्हें अगर मैं ढूंढ लूं तो अमीर बड़ी आसानी से उसे खरीद सकते हैं। और इस बार मेरे हाथ एक पुरानी किताब लगी थी, तंत्र मंत्र की किताब। ये यकीनन एक अच्छी किताब थी, क्योंकि मैंने जिससे खरीदी थी वो एक ऑथेंटिक सेलर था। इस किताब के कई पन्नों में ऐसी आकृतियां बनी हुई, ऐसी चीजें बनाई गई थी जो बड़ी कीमती लग रही, और मेरा ध्यान पड़ा एक काले बक्से पर, कोयले का बना हुआ काला बक्सा। आखिर लकड़ी को जलाकर कोयला बनाया गया और फिर कोयले का एक बक्सा बनाया गया। आखिर इस बक्से के अंदर क्या है? कई लोग इसकी कीमत लगाना चाहते थे, तो मुझे लगा ये चीज मैं भी अपने एंटीक कलेक्शन में जरूर रखूंगा। लेकिन इसे ढूंढूं कहां? इतिहास के पन्नों में ऐसी चीजें खो चुकी हैं, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता था? वो जो किताब थी ना, उसके कुछ पन्ने फटे हुए थे, जिसमें उस ब्लैक बॉक्स की जानकारी दी गई थी। इसीलिए मुझे लगा ये चीज है तो कीमती, और मैं इसे ढूंढ कर रहूंगा। फिर मैंने ऐसे लोगों से जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी जो इसके बारे में कुछ जानते थे। कुछ का कहना था कि उस ब्लैक बॉक्स में कुछ ऐसा होता है जो किसी ने किसी और के लिए छोड़ा होता है, यानी कि अपनी नस्ल के बहुत आगे के किसी बच्चे के लिए छोड़ा गया कोई तोहफा हो सकता है, कोई संदेश हो सकता है, जिसे जब खोला जाए वो संदेश अपने आप आपके कानों में गूंजने लगेगा। मैं चाहता था ऐसा ब्लैक बॉक्स ढूंढना। अगर ढूंढ नहीं सकता, क्या कोई बना सकता है? मैंने पता किया, किसी के पास भी अब उस ब्लैक बॉक्स को बनाने की जानकारी नहीं थी। लेकिन वो ब्लैक बॉक्स कहाँ मिल सकता है, वो जानकारी मैंने ढूंढ ली। हाँ, कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ी,
लेकिन ब्लैक बॉक्स एक पुरानी हवेली में देखा गया था और वो खंडहर हो चुकी है, जमीन में धंस चुकी है। अगर खुदाई करवाई जाए ब्लैक बॉक्स ढूंढा जा सकता है। ये एक पक्की जानकारी थी, इसीलिए उस हवेली की खुदाई का काम शुरू करवा दिया मैंने। ज्यादा मेहनत नहीं लगी, पुराना सामान निकला और एक ट्रंक में वो ब्लैक बॉक्स था। एक जमींदार था हरियाणा का, उसने हो सकता है किसी के लिए वो ब्लैक बॉक्स बनवाया था। जिसने बनाया था उसने ये जानकारी संजो कर रखी और फिर अपने शिष्यों को ये जानकारी दी, और अब वो ब्लैक बॉक्स मेरी हथेली पर रखा गया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश। इसे अपनी एंटीक शॉप पर लेकर जाऊंगा। अभी इसे बेचने का मन ही नहीं है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा बोली लगाना चाहे तो बेच सकता हूं। लेकिन देखने के बाद देखूंगा इस ब्लैक बॉक्स में है क्या चीज़। जब मैं एंटीक शॉप में उस ब्लैक बॉक्स को रख चुका था, उसे खरीदने वाले कई लोग ऐसे थे जो मुझसे कांटेक्ट कर रहे कि मेरे पास ब्लैक बॉक्स है। मैंने उनसे जानना चाहा इसके अंदर है क्या जो सब लोग इसे चाहते हैं। बताना कोई नहीं चाहता था, लेकिन फिर मुझे लगा अमीर तो मैं भी हो चुका हूं। इतनी महंगी महंगी चीजें लोगों तक पहुंचाई हैं और अब मेरे पास अरबों रुपए हैं। अगर ऐसी किसी चीज को अपने लिए मैं रख भी लूं तो क्या ही बुराई है। लोगों के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब अपने लिए भी कर ही लेता हूं। मेरी उम्र वैसे भी 40 साल हो चुकी है और मैं शादी करना ही नहीं चाहता। मुझे अकेले रहना पसंद है। मैं कहूं तो किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। तो ये तोहफा मेरे लिए। रात के 11 बजे का वक्त था और मैं ऐसी किसी भी एंटीक चीज को रात के अंधेरे में ही छूना पसंद करता था, क्योंकि जो डर का आभास होता है वो भी एक भावना की तरह बहने लगता है, और भावनाओं से ही तो इंसान बना है, वरना मशीन भी ये सब तो कर ही सकती है जो इंसान करते हैं। हम में भावनाएं हैं जो हमें जिंदा रखे हुए हैं। बॉक्स को सामने रखा मैंने, कोयले से बना हुआ था। सूंघ कर देखा मैंने, लकड़ी ही लगती है। लकड़ी को जलाया गया और कोयला बनाया गया, और फिर इस बॉक्स को बनाया कैसे गया, जोड़ा कैसे गया होगा। कीले तो नहीं है इसमें। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। मैंने उस ब्लैक बॉक्स को सही तरीके से खोला था। बीच में अपना नाखून फंसाना है, ऊपर की तरफ खींचना है, एक स्टिक बाहर की तरफ आएगी, उस स्टिक को खींचकर अलग कर देना है। अब आसानी से इसका ढक्कन खोला जा सकता है। और जैसे ही मैंने ब्लैक बॉक्स के उस ढक्कन को खोला, पता नहीं क्या था उसमें, मुझे तो समझ ही नहीं आया। उसके अंदर कुछ नहीं था, वो ब्लैक बॉक्स खाली था। लेकिन एक जादुई केमिकल रिएक्शन जैसा हुआ। वो ब्लैक बॉक्स जो कोयले का बना हुआ था वो राख में बदल गया। राख मेरे हाथ में पड़ी थी और कुछ नहीं था। मैंने इधर उधर झांका, ये क्या हुआ? क्या किसी गैस ने ऐसा किया? अरे कोयला था, राख में कैसे बदल गया? राख से मेरा पूरा हाथ सन चुका था। मैंने वो राख को एक पैकेट के ऊपर रखा। अरे यार, ये क्या काली काली राख, हाथ भी पूरा काला काला सा हो गया। अब ऐसा करता हूँ, हाथ झाड़ता हूँ और धो लेता हूँ। फिर मैं बाथरूम में गया हाथ धोने के लिए। वो राख हाथ से साफ तो हो गई, लेकिन कलाई पर जैसे लगी रह गई और ऐसा लग रहा था जैसे वो मांस पर चिपक चुकी है। मैंने अच्छे से अपनी कलाई को धोया, लेकिन अब राख मेरी कलाई से साफ हो ही नहीं रही थी और एक अजीब सा निशान बन चुका था। एक तारीख मेरी कलाई पर छप चुकी थी, 6 महीने बाद की एक तारीख। मैं देखता रह गया। अरे ये क्या? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे टैटू हो चुका है और बिल्कुल लाल लाल सा रंग है, बिल्कुल आस पास जैसे कोई रिएक्शन हुआ हो। ये क्या? इसके बाद मैं सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर को दिखाने लगा। डॉक्टर ने कलाई देखी और ये मुझे कहा कि ये किसी तरह का रिएक्शन नहीं है, तुमने जो टैटू बनवाया है ये उसके कारण हुआ है। मैंने कहा डॉक्टर, मैंने कोई टैटू नहीं बनवाया, राख थी जो मेरी कलाई पर गिरी हो, उसके बाद ऐसा हो गया। डॉक्टर मुस्कुराकर कहने लगे थे, देखिए आप मजाक कर रहे हैं, राख कलाई पर गिरे और अंदर टैटू की तरह ऐसे निशान बन जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं घबरा चुका था। इसके बाद एक बात तो मैं समझ चुका था,
वो ब्लैक बॉक्स में कुछ तो ऐसा था जिससे मेरी कलाई पर ये निशान बन चुके हैं। तो मैं किसी अपने दोस्त से बात करता हूँ जिसे ब्लैक बॉक्स के बारे में कुछ तो पता हो, ये तो पता हो ये क्या चीज़ है। मैंने अपने 2-3 दोस्तों से बात की और 1 हफ्ता मेरा इसी चीज़ में निकल चुका था। आखिर मेरी कलाई पर ये क्या हुआ है। ज़्यादातर तो कह रहे थे ये किसी तरह का कोई टैटू है, लेकिन ये राग के कारण नहीं हो सकता। जब तुम सोए थे कोई गर्लफ्रेंड तुम्हारी कलाई पर टैटू तो बनाकर नहीं चली गई, या किसी लड़की के साथ थे, कुछ नशीली दवा खा ली हो, तुम बेहोश थे और उसने बदला लिया, ऐसा तो नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, मैंने ब्लैक बॉक्स खोला था। उसके बाद ब्लैक बॉक्स राख में बदल गया और मेरी कलाई के ऊपर ये तारीख छप गई। इसके बाद मुझे अगले ही दिन फ्लाइट लेकर लंदन जाना पड़ा। कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं मेरी नज़र में जो इसके बारे में जानते होंगे। उन्होंने मुझे ब्लैक बॉक्स की पूरी जानकारी नहीं दी थी, लेकिन ये कहा था कि ब्लैक बॉक्स तुम्हारे हाथ लगा तो हम उसे खरीदना चाहते हैं। जो खरीदना चाहेगा उसे कुछ तो पता होगा। अब कोई मेरी मदद तो करेगा, मैं कीमत चुकाने को तैयार हूँ। अपने एक ऐसे ही साथी से मिलने के लिए लंदन उसके घर पहुँच गया। सीधा सरप्राइज़ दिया था। वो बहुत खुश कि आज यहाँ आए हो, कुछ अच्छी चीज़ लेकर आए होगे या मुझसे कुछ अच्छी चीज़ लेने के लिए आए होगे, बता दो। मैंने कहा ना मैं खरीदने के लिए आया हूँ ना मैं बेचने के लिए आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे लगता है मैं किसी बड़ी मुसीबत में हूँ। उसने कहा मुसीबत में हो तो बताओ, अगर मैं कुछ भी कर सकूँ। मैंने अपनी कलाई उसके सामने दिखाई और कहा तुम वो ब्लैक बॉक्स खरीदना चाहते थे ना। उसने कहा हाँ हाँ। मैंने कहा मेरे पास था वो ब्लैक बॉक्स, लेकिन मैंने उसे अपने लिए रखा और मैंने उसे खोला। देखो उसे खोलने के बाद वो राख में बदल गया और ये क्या हुआ है। मैंने उसका उतरता हुआ चेहरा देखा। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और फिर वो कहने लगा, अरे यार तुमने खुद ही खोल लिया बेवकूफ़, सीख तो लेते, पता तो कर लेते। किसी भी बॉक्स को खोलने से पहले उसकी जानकारी तुम्हारे पास होनी चाहिए, उसके अंदर क्या है। तुमने मुसीबत अपने गले में डाल ली। अब बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो डरना मत और सदमे में मत चले जाना। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। कुछ राज हैं मैं नहीं बता सकता, लेकिन अब तुम्हें बताने होंगे, अब तुम्हें समझना होगा। मुझे उसने सोफे पर बिठाया। ये लॉन था उसके घर के आगे। फिर वो मुझे बताने लगा ब्लैक बॉक्स एक तरह का श्रापित बॉक्स कहा जाता है, यानी इसे तोहफे के तौर पर किसी को दिया जाता है जिससे आप बदला लेना चाहते हैं। ब्लैक बॉक्स एक श्राप है जिसे ये दिया जाता है, वो इसे अगर खोल ले तो ये श्राप उसे लग जाएगा। उस ब्लैक बॉक्स की राख बन गई ना। मैंने कहा हाँ। उसने कहा तो वो ख़त्म हो गया, तुम्हें श्राप दे गया और इस श्राप की कोई काट नहीं है। जो तुम्हारी कलाई पर तारीख बन चुकी है ना, ये तुम्हारी मौत की तारीख है। तुम मरने वाले हो मेरे दोस्त। उसकी ये बात सुनकर मैं सोफे से खड़ा हो गया। ये क्या मजाक है, क्या कहना चाहते हो। ये श्राप है और मैं इस तारीख को मर जाऊंगा। ऐसा नहीं, कोई तो काटने का तरीका होगा ना। उसने कहा काटने का तरीका होता तो किसी और को भी मदद मिल चुकी होती ना। ब्लैक बॉक्स जिसे दिया जाता है उसके बाद उसका बचना संभव हो जाता है। इस ब्लैक बॉक्स में 6 महीने का समय मिला है तुम्हें। कोशिश कर लो, जानकारी इकट्ठी करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन मेरी मानो तो ज़िंदगी जियो। ये 6 महीने हैं तुम्हारे पास। इस श्राप को काटा ही नहीं जा सकता। ये प्राचीन तंत्र मंत्र वाला श्राप है। मैं उससे झगड़ा कर चुका था क्योंकि वो कैसी मनूस बातें किए जा रहा। मैंने उसे कहा इतनी मनूस बातें मत करो। झगड़ा करके उसके घर से निकला और फिर मैंने सभी दोस्तों को फ़ोन घुमाना शुरू कर दिया। कभी कभी आपकी ईगो आगे आ जाती है कि उससे बात नहीं करनी, वो ज़बान का कड़वा है, वो मेरा दोस्त नहीं है। लेकिन जब बात अपनी जान पर बनी हो, आप गिड़गिड़ाने लगते हैं, आप हाथ जोड़ने लगते हैं। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी। जिसने भी मुझे ये कहा था कि ब्लैक बॉक्स मुझे दे देना, कोई भी कीमत मैं देने को तैयार हूँ, मैं उससे मिला और हर एक का जवाब लगभग एक जैसा। ब्लैक बॉक्स यानी कि कत्ल का तरीका, और ऐसा तरीका
जिसके बारे में सबूत इकट्ठे किए ही नहीं जा सकते। जिसने ब्लैक बॉक्स खोला, समझो वो मारा गया। मेरी तारीख लिखी जा चुकी थी और 1 महीना मैं घूमता रहा, ढूंढता रहा और बस इतनी ही जानकारी मुझे मिल सकी कि मेरे पास 5 महीने और बचे हैं। जिंदगी को जी लूं, क्योंकि इस श्राप को काटा नहीं जा सकता। मायूसी मुझ पर छा चुकी थी। मौत मुझे नजर आने लगी थी। मैं अपने दोस्तों के सामने गिड़गिड़ाता, कोई तो बता दो बचने का क्या तरीका है। और हर कोई कहता, ये तारीख निश्चित है, यानी ये अब इस दुनिया में तय नहीं होगा कि मैं मरना चाहूँगा या नहीं। ये बात इस दुनिया के पार पहुँच चुकी है, जहाँ पर मौत की तारीख तय होती है इस दुनिया से पार। और वहाँ जाने का एक ही तरीका है, मर कर जाना। यानी अब मुझे बचाया नहीं जा सकता था। तो मैंने नए तरह की कोशिशें शुरू कर दी। तांत्रिक, जादूगर, उन सब से मैं मिलने लगा। वो तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करते, जादू का इस्तेमाल करते, लेकिन कलाई पर लिखी इस तारीख को मिटाना असंभव था। पहचान सकते थे वो। ये एक अजीब सी शक्ति है, जैसे एक मौत के दूत की ताकत। मौत का दूत, यमराज, यमदूत, इनके नाम से हर कोई डरता है, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे कोई जादूगर। सीधे सीधे कहें तो मौत से लड़ना कौन चाहता है? मौत क्या पता किसी और को ले जाने आई हो, आपको भी साथ ही ले जाए। सब घबराने लगे। 2 महीने निकल चुके थे और अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता था। 4 महीने बचे हैं। पैसे मैंने बहुत कमाए हैं, जिंदगी को जी ही नहीं पाया। क्या करूं मैं? जब समय कम हो, उम्मीद बिल्कुल न बची हो, आपको किसी चीज में मजा आता ही नहीं। मौत की तारीख पता लग जाए तो जीने में मजा ही नहीं आता। अब कैसे जिंदगी को अच्छा बनाता? मैं तो बस बचने की कोशिश करना चाहता था। बस मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, दोबारा से जिंदगी जीना चाहता हूं। जो गलतियां मैंने की हैं उसे दोहराऊंगा नहीं, बल्कि इस बार अच्छे से जिंदगी को जीऊंगा। अब काम नहीं करूंगा, इतने पैसे तो कमा चुका हूं, जो अच्छा लगता है वो करना चाहूंगा। लेकिन मौत नजदीक आती जा रही थी। चाल धीमी थी, लेकिन पता था वो कब मेरे दरवाजे पर दस्तक देगी। मैं तो अपने दोस्तों से एक एक करके मिलने लगा। हर किसी को अलविदा कहता जा रहा था। जो जानने वाले थे, पहचानने वाले थे, जिन्हें पता था मैं मरने वाला हूं, वो भी रोए, मैं भी रोया। एक एक करके सबसे मिलने के लिए जा रहा, चाहे वो मेरे दोस्त हों, चाहे दुश्मन हों, लेकिन हर किसी से एक बार मिल लेना चाहता था। मैं यूएसए भी गया था, एल्बर्टो जूनियर से मिलने। उसके पिता से मेरी दुश्मनी थी, लेकिन पहले कभी हम दोस्त हुआ करते थे। वो पुराने किस्से उसके पिता के मैं उसके सामने दोहराने लगा था और फिर कहने लगा था, पैसा दोस्ती को दुश्मनी में कैसे बदल देता है पता ही नहीं चलता। जब तुम्हारे पिता जिंदा थे ना, पहले तो अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर हम में झगड़ा हो गया। मैं उन्हें दुश्मन मानने लगा। लेकिन सच बताऊं, जब उनकी मौत हुई थी ना, मुझे बहुत झटका लगा था। ऐसा लगा था कि कोई अपना चला गया। दुश्मन की तरह देखा करता था, लेकिन दोस्त थे वो मेरे। मैंने एल्बर्टो जूनियर से बहुत सारी बातें की। फिर उसके पास भी मेरे लिए कहने के लिए कुछ था। उसने मुझे अपने पिता की कुछ किताबें दिखाई। वो रिसर्च कर रहा था। वो अपने पिता के एंटीक सामान को इकट्ठा कर रहा था और उसमें ब्लैक बॉक्स की जानकारी भी थी। वो किताब जिसमें सभी पन्ने मौजूद, स्पेशली ब्लैक बॉक्स की जानकारी। उन पन्नों में यह भी लिखा था, एक तरीका बचने का। जब उसकी ज़बान पर ये शब्द आए थे ना, एक तरीका बचने का, बस उम्मीद नजर आई और एक चिंगारी काफ़ी होती है। मैंने उसके सामने अपनी बाहें फैला दी। मदद करो मेरी। मैं मानता हूं मैं तुम्हारे पिता का दुश्मन था, लेकिन क्या तुम मदद करना चाहोगे? मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। उसने कहा, मेरे पिता आपकी तारीफ किया करते थे, कहते थे दोस्त भी बिल्कुल अच्छा, जब दुश्मन बना वो भी बिल्कुल अच्छा, यानी नियमों का पालन किया करता था। लेकिन मेरा मानना है आप अच्छे दोस्त ही थे। किसी गलत फहमी के कारण आप में दुश्मनी आ गई। मेरे पिता आपको अच्छा मानते थे
तो मैं आपकी मदद करूंगा। मुझे उस किताब में जो जो लिखा पढ़ने का मौका मिला, उसमें बताया गया था जो कलाई पर तारीख लिखी है, ये कह सकते हैं मौत के दूत के द्वारा लिखी गई तारीख है, और इसे मिटाने के लिए इस जिंदगी के पार जाना होगा। मैं सोचने पर मजबूर, पार जाना होगा यानी मरना होगा। फिर लिखा, पढ़ने लगा समझदारी से। मुझे एक बस का सफर करना होगा। वो बस का रूप होगा, कह सकते हैं एक ऐसी दुनिया में जाने का सफर जहां मरे हुए लोग जाते हैं। मुझे जिंदा वहां जाना होगा। वहीं जाना तो यह तारीख में लिखा गया है। अगर मैं सशरीर वहां चला जाऊं, उस दरवाजे को छू कर आऊं, तो मेरी यह तारीख मिट जाएगी और फिर मैं वापस आऊंगा जिंदा। उस श्राप को काटने का इकलौता तरीका था वो। एल्बर्टो जूनियर के पास ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन किताबें बहुत थी मेरे दोस्त की वहाँ पर। मुझे उसके बाद साइबेरिया जाना पड़ा। वहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं जो ब्लैक बॉक्स बनाने की जानकारी रखते हैं। उनसे बात की मैंने, और अब मुझे वो जानकारी मिल ही गई। खुफिया जानकारी। वो कातिल थे, किसी को भी मार सकते थे, लेकिन काम बड़ा होता था। बड़ा यानी कि बड़े लोग, मंत्री, कुछ ऐसे जिन्हें मारना असंभव के समान है, यहाँ से वो कंट्रोल करते थे। ब्लैक बॉक्स वो बना सकते थे। काट भी उनके पास थी। तरीका पूरी तरह से जाना मैंने। रास्ता बहुत मुश्किल है। हो सकता है मैं रास्ते में मारा जाऊं, लेकिन बचने का तरीका यही है। जिंदा रहते हुए मुझे मौत का सफ़र करना होगा। मुश्किल होगा, कठिन होगा, लेकिन अगर मैं कर गया, मैं बच सकता हूं। मुझे उम्मीद नजर आई तो मैं कैसे रुक सकता था। तरीका था एक गुफा को ढूंढना। जमीन के नीचे लगभग 10 फुट गहरी गुफा होनी चाहिए। जगह चौड़ी होनी चाहिए। वहां पर मुझे एक रस्म को निभाना होगा। पानी एक बड़े से टब में भरना होगा। मुझे उसके अंदर लेटना होगा। ऊपर पेट्रोल या कोई और ज्वलनशील चीज को डालना होगा ताकि आग ऊपर हो, सतह पानी की हो, अंदर जीवन हो। उसके बाद वो मौत की दुनिया का रास्ता खुलेगा। आसपास मोमबत्ती, दिए, बहुत सी चीजें और रखनी होंगी। खून के छींटे डालने होंगे। मुझे यह मुश्किल काम करना था। मैंने एक गुफा को ढूंढा और मैं ये सब कुछ भारत में ही करना चाहता था, बिना किसी की मदद के। उस गुफा में पानी का बड़ा टब, सब कुछ, और ऊपर डाला गया पेट्रोल। और मैं पानी में जब ऊपर आग लगाई थी, मुझे उस आग और पानी की परत में कुछ अजीब नजर आया। जैसे पानी और आग के बीच कुछ हो जो चौड़ा हो रहा है, जो खुल रहा है। धीरे धीरे मुझे इस दुनिया के पार दूसरी दुनिया का रास्ता नजर आने लगा। और फिर एक झटके में पानी गायब, आग गायब। और जब मैं उस टब से बाहर निकला, तब इस गुफा में एक बस, जंग खाई पुरानी बस थी। वो क्या बताऊं, जो टायर थे वो लोहे के थे, रबर के नहीं थे। लेकिन यहां पर वो बस कैसे आई? मुझे इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे इस बस पर चढ़ना था। मौत की दुनिया तक जाना होगा। वो सीधा आगे उस दरवाजे तक जहां से वापस नहीं आया जा सकता, और उस दरवाजे को छूने का ही श्राप है। मरकर वहां जाता, लेकिन अब मुझे जिंदा जाना है। श्राप कटा, मुझे वापस आना है तो बचूंगा। जल्दी से छलांग लगाकर बस पर चढ़ गया मैं। जो खिड़कियां थी वहां कांच नहीं लगा था। जो सीट थी वहां सिर्फ लोहा लगा, वो भी जंग खाया हुआ। कबाड़ बस लग रही थी। मैं ये भी सोच रहा कि अगर दूसरी दुनिया का सफर तय करना है तो बस ही क्यों, ये चीज ही क्यों? ये एक अजीब सवाल था, लेकिन आपके दिमाग में भी यही आ रहा होगा। मेरे दिमाग में भी यही आया, लेकिन इसका जवाब मिलने वाला नहीं था। हर चीज का जवाब नहीं मिलता। मैं बैठा अपनी सीट पर। ना कोई ड्राइवर था, ना स्टेयरिंग था। आराम से बैठा। फिर अपने आप वो बस थोड़ी सी हिली। गुफा बहुत छोटी थी। बस अगर हिलती भी तो जाती कहाँ? लेकिन मुझे नजर आया वो कहाँ गई। वो बस दीवार के जरिए जमीन के अंदर जाने लगी।
ऐसा लग रहा था गुफाएं ही गुफाएं हों या ज़मीन के नीचे, बहुत नीचे और नीचे। बस को चला कौन रहा था? मुझे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा, ना कोई ड्राइवर ना कोई कंडक्टर। ऐसे बस शांति से चल रही, नीचे नीचे और नीचे। अब एक इतनी संकरी सुरंग थी कि वो बस जैसे फंस गई हो। बस रुकी हुई थी, हिल ही नहीं रही। 10 मिनट बीत चुके थे। ऐसा लगने लगा जैसे यहाँ घुटन होगी, सांस ली नहीं जाएगी। अरे दूसरी दुनिया है, मैं तो जिंदा हूँ, सांस घुटने से मर गया तो क्या होगा? ये सोचकर डरता डरता मैं आगे ड्राइवर सीट के पास गया। ये देखना चाहता था कि आगे कौन है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा ही नहीं था। फिर मुझे वहाँ हल्की हल्की हवा महसूस हुई। आगे स्टीयरिंग के पास जैसे हवा पड़ रही, भाप थोड़ी थोड़ी जम रही, कोई जैसे सांस ले रहा हो, लेकिन नजर तो कोई नहीं आ रहा था। जब आवाज आई ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए। यह आवाज सुनकर मैं घबरा गया, लेकिन समय घबराने का नहीं था। मैं इस बस का सफर करूंगा, कोई हो बताने वाला, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने डरते डरते कहा, देखिए मैं नया हूं, मुझे कुछ पता नहीं है। तो उसने खुद ही बता दिया, तुम जिंदा हो, तुम मरे हुए नहीं हो, तुम अपनी मर्जी से आए हो, तुम्हें ले जाया नहीं जा रहा। इसीलिए यहां तुम्हारी मर्जी चल सकती है तुम्हारे ऊपर, लेकिन याद रखना, अगर तुमने गलती की मर जाओगे यहीं, फिर हमारे नियमों के हिसाब से चलना होगा। तो जो नियम है उसका पालन करो तो सुरक्षित रहोगे। मैंने कहा, जी 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 बताइए, नियम क्या है जी? फिर उसने कहा, जब बस रुकी हुई हो, खिड़की से बाहर मत झांकना, किसी भी हिलती हुई चीज को मत देखना। कुछ भी हो सकता है जो तुम्हें खिड़की से बाहर खींच सकता है। अगर कोई तुम्हारा नाम लेता है तो उससे बात मत करना, फिर मत कहना तुम भी उसके जैसे बन गए। और इस बस पर कभी मत सोना, ऐसा ना हो तुम सोए उसके बाद कभी उठ ही नहीं पाए। चाहे जो हो जाए, सोना मत। कोई नाम पुकारे तो बात मत करना, और बस रुकी हो तो बाहर मत झांकना, जब चल रही हो तब सुरक्षित है। मैंने वो नियम सुने और फिर मैं चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मैं दूर से ये जानना चाहता था आवाज लगाकर कि बस कब चलेगी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। फिर अपने आप बस चलने लगी और अब बस नीचे नहीं ऊपर की तरफ जा रही थी। ऊपर सतह पर, लेकिन सतह वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। आसपास तबाही का मंजर था, टूटी हुई इमारतें जैसे जंग हुई हो। हर तरफ तबाही, धुआं, आग, तपिश, पेड़ पौधे तो नजर ही नहीं आ रहे थे। तब मुझे एहसास हो गया, मैं किसी और ही दुनिया में हूं। ऐसी तबाही धरती पर तो कभी नहीं मची। बस चल रही थी तो मैं बाहर देख पा रहा था। कुछ समय बाद बस एक जगह पर रुकी, और जब बस रुकी मैंने खिड़की से बाहर देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि बस बहुत तेज रफ्तार से चल रही, कोई नजर ही नहीं आ रहा था। अब रुकने पर यकीनन आसपास कोई नजर आएगा, और जैसा ड्राइवर ने कहा है कोई खींच ना ले, इसीलिए चुपचाप नजरें नीचे करके बस के अंदर देख रहा। फिर बस पर चढ़ने की आवाजें आईं और मैंने तो उस तरफ देखा तक नहीं, मैं नजरें नीचे किए हुए। क्या पता जो बाहर है वो बस के अंदर आए, फिर मैं अंदर ही किसी की तरफ देख लूं तो कोई मुझे मार डाले। मौत की बस है ये, जिंदा लोगों के लिए नहीं। मैं तो श्राप को काटने के लिए बस पर चढ़ा हूं। अब बस आगे चलने लगी थी तो मैंने नजरें ऊपर की तरफ की। बस में कुछ लोग बैठ चुके थे। मैंने अपने पीछे तो नहीं देखा, क्योंकि मैं पीछे देखकर डरना नहीं चाहता था, लेकिन आगे मैंने नजरें घुमाई। कुछ लोग थे जो बस में कुछ सीटों पर बैठे हुए, और बिल्कुल मेरे आगे वाली सीट पर कोई औरत बैठी होगी। उसके बाल ही नजर आ रहे थे। चेहरा हो सकता है भयानक हो, मैं देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो थोड़ा सिसक रही थी।
थोड़ा रो रही थी। सिसकियों की आवाज़ मुझे सुनाई दिए जा रही थी। फिर मैं थोड़ा सा करीब हुआ, सुनना चाहा कि वो क्या बुड़बुड़ा रही है, रोते हुए कह क्या रही है। और वो कह रही थी, मुझे उतरना है, मुझे उतार दो, मुझे उतरना है। लेकिन ये आवाज़ बहुत धीमी थी, बहुत कम आवाज़ की कोई सुन ही ना पाए। लेकिन वो कहना चाहती थी कि मुझे उतार दो। वो इस बस में चढ़ना नहीं चाहती थी। मैं डरा हुआ, सहमा हुआ, जानता था कि ये कोई साधारण बस नहीं है, ये मौत की बस है और यहाँ जितने भी लोग होंगे ये शायद जिंदा नहीं होंगे। वो रो रही है, शायद वो जाना नहीं चाहती इस दुनिया से, लेकिन जाने वाले को कौन रोक सकता है। फिर वो धीमे धीमे बुड़बुड़ाने लगी, मुझे जाने दो, मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा है, मुझे जाने दो। बहुत हल्की हल्की आवाज़ की, ये आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे। मैं थोड़ा सा आगे और हुआ। उसका जो सर था ना, वो पीछे की तरफ घूमा। धड़ वैसा का वैसा ही था, सर पीछे की तरफ घूम चुका था। मेरी आंखों में आंखें डालकर धीमे से बोली, मेरी कोई मदद ही कर दो, मुझे उतरना है, मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा है, ये उतरने नहीं देंगे, मेरी कोई मदद ही कर दो। मैं उसकी आंखों में देखकर थोड़ा घबराया, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, बिना खून वाला, जैसे लाश हो। लेकिन शरीर इस बस में सफ़र नहीं कर सकता। सभी शरीर त्यागने के बाद यहाँ बस में आए होंगे, शरीर वाला सिर्फ मैं ही हूँ। लेकिन उसका चेहरा लाश जैसा मुझसे मदद मांग रही थी। मैंने नामे सर हिलाया, मैं बात तक करना नहीं चाहता था। वो धीरे धीरे अपनी आवाज़ बढ़ाती जा रही, मेरी मदद करो, मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा है, मेरी मदद करो, मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा है। आवाज़ उसकी बढ़ती जा रही, बिल्कुल एक मशीन की तरह। फिर उसने झपट्टा मारा, मेरी कलाई को पकड़ लिया। लेकिन जब उसने मेरी कलाई को पकड़ा ना, एक अदृश्य सी ताकत थी। बीच में जहाँ कंडक्टर घूमता है ना, सीट के बीच, वहाँ से अजीब सा कुछ नजर आया। एक हाथ जो जैसे एक पोर्टल के बीच से निकला हो, उसकी कलाई को पकड़ा और उसकी बाजू जल चुकी थी, पूरी तरह से राख बन गई पूरी की पूरी बाजू। उसका सर आगे की तरफ घूमा, वो जो बाजू थी दोबारा उस पोर्टल के अंदर ही चली गई। कुछ था अदृश्य जो मुझे नजर नहीं आ रहा, वो यहाँ पर है, शायद कोई कंडक्टर की तरह। वो सुरक्षा कर रहा है या सबको सीट के साथ बांधे हुए है। ये उससे बात कर रही थी, यकीनन उसी से। फिर मुझे हल्की सी आवाज़ आई, ये शायद वो ताकत होगी जो बिल्कुल मेरी सीट के पास है, जिसने मेरी मदद की है। इसका बेटा 20 साल पहले मर चुका है, दोबारा इसके करीब मत होना। इतना कहा, फिर मैं सहम गया, पीछे की तरफ बैठ गया। मैंने अपनी कलाई को देखा। वो तारीख देखकर मैं समझ चुका था मेरी मौत निश्चित है। मुझे ये सब देखना ही होगा। मैं चिंता नहीं कर सकता। चिंता के कारण मैं और डरूंगा और हो सकता है अफरा तफरी में गलती कर दूं। मुझे बचना है, मुझे सहना है, चुपचाप रहना है। इसके बाद पीछे से हंसने की आवाज़ आई। ये एक तरफ वाली सीट पर बैठा कोई आदमी हंस रहा था। जब मैंने नज़रें घुमाकर उस तरफ देखा, ये एक अजीब सा आदमी था। उसकी गाल फटी हुई थी, जैसे जोकर की तरह अपनी गाल को उसने फाड़ा हो। हंस रहा था और आंखों के ऊपर भी निशान, चेहरे पर बहुत ज़्यादा टैटू भी बने हुए थे। लिपस्टिक भी उसने लगा रखी थी। गर्दन के ऊपर नीले नीले निशान। बड़ा अजीब लग रहा, लेकिन इतना था, भयानक नहीं था। ये ऐसा था जैसे उसे बनाया गया हो, ऐसा मेकअप के जरिए, या खुद उसने अपना चेहरा ऐसा बनाया हो। लेकिन पीला पीला, बिना खून वाला, एक लाश की तरह हंस रहा था मेरी तरफ देखकर। हंसे जा रहा और जब भी मैं इधर उधर झांकता वो हंसने लगता। मेरी नज़र बाहर जा रही थी। बाहर दृश्य ऐसा था जैसे पूरी दुनिया खत्म हो रही हो। गुरुत्वाकर्षण कम लग रहा था कि ज़मीन से पत्थर भी
हवा में ऊपर की तरफ उठ रहे थे और आसमान निगल रहा हो जैसे जमीन को। वो दृश्य बार बार मेरा ध्यान खींच रहा, लेकिन उसकी हंसी बीच में से मुझे डरा देती। वो मेरी तरफ देखकर डरे जा रहा था। मैंने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तब अचानक उसने मेरा नाम लिया। जयकांत। क्या हुआ जयकांत? परेशान हो गए? जैसे ही उसने मेरा नाम लिया, मैं उसकी तरफ मुड़ा। मुझे समझ में ही नहीं आया उसे मेरा नाम कैसे पता, लेकिन फिर मुझे वो नियम याद आया जो मुझे ड्राइवर ने बताया था। अगर कोई नाम ले तो जवाब नहीं देना है। मैंने जवाब बिल्कुल नहीं दिया था, लेकिन मैं उसकी तरफ देखा, और इसे भी तो जवाब ही कहते हैं। जब कोई आपकी तरफ देख रहा हो और आपको आवाज़ लगाए, आप चाहे बोले ना, उसकी तरफ देखें, ये एक जवाब की तरह ही होता है कि हाँ बताओ। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो हंसने लगा। फिर उसने अपना मुंह खोला। उसकी ज़बान कटी हुई थी। कटी हुई ज़बान से वो कैसे बोल रहा था मैं नहीं जानता, लेकिन अब वो अपना मुंह खोलता चला गया। गाल उसकी फटी हुई थी। उसका सर पीछे उसकी पीठ से लग गया। मुंह इतना बड़ा खुला कि जबड़ा पूरी तरह से डिसलोकेट हो चुका था। अब उसका गला ऊपर की तरफ नजर आ रहा, खुला हुआ। वो दृश्य बहुत ज़्यादा अजीब था। मैं कह सकता हूं घिनौना दृश्य। फिर उसका शरीर जला। जो ताकत हमारी इस सीट के बिल्कुल बीच थी ना, वो रोक रही थी। मैं तब तक सुरक्षित था जब तक अपनी सीट पर बैठा हूं। कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो सुरक्षा मुझे मिली। वो मेरी तरफ आना चाहता था, लेकिन उसे रुकना पड़ा। लेकिन अब वो समझ गया वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर वो बोला, हम दोनों एक साथ मरे थे, लेकिन मैं हार गया। इतना कहा उसने, और उसके बाद वो चुप होकर बैठ गया। मैं ये बात समझ नहीं पाया। क्या मतलब हम दोनों एक साथ मरे थे? वो कहना क्या चाहता है? मैं मरा नहीं हूं, मैं तो जिंदा हूं। लेकिन यहां जो मेरी समझ में आ रहा, वो मेरी सोच से अलग था। इसीलिए चुपचाप बैठने में मैंने समझदारी समझी। चुप बैठा रहूंगा। हो सकता है मुझे बहकाया जा रहा हो, लेकिन चुपचाप इस सफर को तय करना है, उस दरवाजे तक। वो दरवाजा। मैं वहीं बैठा इंतजार करता रहा, और कुछ समय कोई हरकत नहीं हुई, और वो हंसने वाला आदमी चुपचाप बैठा हुआ। आगे बैठी वो बुड़बुड़ाने वाली, वो रोने वाली औरत भी अब पूरी तरह से चुप हो चुकी थी। बाहर समय समय पर बस रुकती, लेकिन कोई चढ़ता नहीं। इतनी ही सवारी थी, लेकिन उसके बावजूद बस रुकती जरूर। और जब रुकती, मुझे ऐसा महसूस होता बस के बाहर कोई रेंग रहा है। मैं खुद को समझाता और नजरें नीचे करके बैठा रहता। जब बस चलती, हर बार दृश्य भयानक नजर आता। एक बार तो ऐसा था जैसे जमीन लावे की बनी हो। तपिश भी महसूस हो रही थी, उसी के साथ रोशनी भी, जैसे धरती फट गई हो, टूट रही हो, ऐसा दृश्य। मैं जानना चाहता था ऐसा क्यों? क्या भविष्य में ऐसा होगा, या इतिहास में ऐसा हुआ था, या ये दुनिया ही अलग है, मौत की दुनिया जहां सब कुछ भयानक है। लेकिन मैं पूछता तो पूछता किससे? इसीलिए चुप रहा मैं। फिर थोड़ा आगे की तरफ भी झांका कि यहां कितने लोग बैठे हैं। कुछ अजीब थे, लेकिन कम ही देखा मैंने। आगे वाली सीट बिल्कुल जो मेरे साथ थी, वहां मुझे लगा कोई है, कोई तो है। मुझे हल्का हल्का सीट का हिलना महसूस हुआ। सांस की आवाज सुनाई दी। कोई अदृश्य था कोई अदृश्य वहां पर बैठा हुआ। और क्या मुझे उस तरफ नहीं देखना है? क्या कुछ नहीं करना है? अब तो हिलने में भी डर लगने लगा था, जिसके बाद मुझे वैसा ही कुछ मेरे साथ वाली सीट पर महसूस हुआ। बिल्कुल मेरे साथ कोई था। सांस की आवाज, सीट का हिलना, दबाव, एक भारीपन मैं साफ महसूस कर पा रहा था। इसीलिए मैं खिड़की वाली साइड सिमट चुका था।
मैं सिमटा, डरा हुआ। मेरी सांस रुकने को आ गई कि कोई तो है मेरे साथ। अगर मैंने गलती की, हो सकता है वो मुझे मौत के घाट उतार दे। मुझे लगा किसी से बात तो करनी होगी ना। किसी ने मेरा नाम नहीं पुकारा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन कोई ताकत है जो हमें बचा रही है। शायद कोई इस तरफ आ चुका है, मुझे बताना होगा। मैंने उस तरफ आवाज़ लगाई। मैं खड़ा हो सकता था, वहां पहुंच सकता था, क्योंकि मेरा शरीर मेरे साथ था। मैं अभी मरा नहीं था। बाकी ऐसा नहीं कर सकते थे। वहां खड़ा होकर मैंने कहा, जी सुनिए, कोई है, मेरी मदद कीजिए। कोई मेरी सीट पर आ चुका है। किसी ने नियम तोड़ा है। वो मुझे कुछ भी कर सकता है। फिर मुझे एक चेहरा नजर आया, जैसे बीच में से एक पोर्टल बना हो। मुझे वो चेहरा बड़ा भयानक लगा। मैं बता नहीं सकता कैसे। चेहरे पर आंखें ही आंखें थी और आंखों का ही मुंह बना हुआ। बड़ी लंबी छोटी हर तरह की आंखें। और फिर आंखें हिली और उससे आवाज आई, चिंता मत करो, वो तुम्हारा भविष्य है। तुम्हारी मौत तुम्हारे साथ बैठी है, लेकिन तुम अभी जिंदा हो। अगर तुम मरोगे तो यहां बैठोगे तुम। ये तुम्हारी जगह है। अब मुझे खुद से भी डर लगने लगा था। अगर मैं मरा तो इसी सीट पर बैठूंगा। मुझे इसी सफर पर दोबारा जाना होगा। सहमा हुआ बैठा था, लेकिन अचानक बस एक जगह पर रुकी। दरवाजा खुला था, लेकिन इस बार बस में कोई चढ़ा नहीं, बल्कि पानी भरने लगा। चारों तरफ मैंने देखने की कोशिश की, सिर्फ पानी था। कोई अगर हिल रहा होता मैं नजरें नीचे कर लेता, लेकिन जैसे बस समंदर में थी। बस में पानी भरने लगा। कोई नहीं हिल रहा था सिवाय मेरे। कमर तक पानी जब भर चुका, मुझे गीला गीला महसूस हुआ, लेकिन मुझे लगा मैं कर ही क्या सकता हूं। जब कंधे तक पानी आ चुका था, मैंने खुद को समझा लिया था, ये बस कुछ समय में चल पड़ेगी। जब सर से ऊपर पानी हुआ तो मैं सांस ले ही नहीं पा रहा। मुझे ऊपर की तरफ होना पड़ा सांस लेने के लिए। जैसे जैसे बस में पानी भरता जा रहा था, मैं पैर रखकर सीट पर खड़ा हो चुका। बाकी सब मरे हुए थे, वो सीट पर बैठे, लेकिन मुझे खड़े होकर ऊपर तक सांस लेने की कोशिश करनी पड़ी। इतनी सी जगह बची थी जहां पर पानी नहीं भरा था। मैं सांस लिए जा रहा और फिर मैंने आवाज लगाई, सांस नहीं ले पा रहा, मैं सांस नहीं ले पा रहा, बस को चलाइए। किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। पानी ऊपर तक था। फिर अचानक पूरी बस में पानी भर गया और मैं अपनी सीट पर ही। धीरे धीरे सांस में परेशानी होने लगी। दम घुटने लगा और मैं इधर उधर झांके जा रहा। क्या करूं? तैरूं? बाहर निकल जाऊं बस के? क्या करूं मैं? अचानक एक झटके में पानी निकल गया। मेरी सांस घुटने ही वाली थी, लेकिन पानी निकला इतनी तेजी से जब बस चली। फिर मैं अपनी सीट पर गिरा था और चुपचाप मैं बैठ चुका। हाँफ रहा था, सांस फूल चुकी थी। फिर बस चलती गई और एक ऐसी जगह आई जो बड़ी अच्छी लगी। आसपास बच्चों के खिलौनों की आवाज आने लगी, लहरों की आवाज, पेड़ों की आवाज। ये बहुत शांत सा माहौल था और इसी में मेरी आंखें भारी होने लगी, जैसे कोई नींद वाली गैस हो। मुझे नींद चढ़नी शुरू हो गई थी और मैं खुद को समझाए जा रहा, सोना नहीं है, मैं दोबारा नहीं उठूंगा। जब नींद हावी होती है, आप उठने की जितनी कोशिश करें, नींद से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मैं उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन आंखें बार बार बंद होती। मैंने अपना सर जोर से अपने आगे वाली सीट पर मारा। लोहे पर जब सर टकराया, आवाज हुई। सब मेरी तरफ देख रहे, लेकिन उस दर्द के कारण भी मेरी आंखें भारी होना बंद ही नहीं हो रही। मैंने अपनी हथेली को काटना शुरू कर दिया, अपनी बाजू को काटना शुरू कर दिया। जोर जोर से मैं हिलता चला गया। कभी एक तरफ वाली खिड़की पर सर मारता तो कभी मैं उल्टा हो जाता। मैं पागलों जैसी हरकतें करने लगा था, लेकिन ये सब था नींद से जागने के लिए। सीट पर बैठे बैठे नींद आ जाएगी। मुझे बैठे नहीं रहना है, मुझे हिलते रहना है। मैं हिलने लगा जोर जोर से। मैं देखता गया, जितने भी वो यात्री थे सब डरावने, खौफनाक से। उन्हें देखकर डर लगता, लेकिन नींद हावी होती जा रही, होती जा रही।
मैं हिलता रहा और जितना मैं हिला उतना ज़्यादा नींद मुझसे दूर रही और इसी तरह वो मुश्किल सफ़र निकला था। जहां पर बस रुकी वो झटका बड़ा जोरदार, मेरी नींद टूट गई, आंखें ठीक हो गईं, जैसे अब नींद का असर हो ही ना रहा हो। पीछे धरती या दुनिया टूटती हुई नजर आ रही और आगे अंधकार था। अंधकार में लगा एक बड़ा दरवाजा। सभी उतरकर उस दरवाजे के पार जा रहे थे, अपने आप बंधे हुए, खींचते खींचते दरवाजे के पार, और मुझे भी बस से उतरना पड़ा। मैं आज़ाद था, मुझे कोई ताकत रोक नहीं रही, लेकिन मेरे लिए खतरा था। मैं शरीर के साथ आया था, अगर कोई मुझ पर हमला करता तो मुझे मार सकता था। लेकिन उस ड्राइवर ने कहा था, जल्दी करो, जल्दी वापस आना, यह जगह जिंदा लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। मैंने उस दरवाजे को छुआ और वो बिजली का झटका इतना जोरदार कि मैं उड़ता हुआ उस बस से टकराया। फिर जल्दी से भागकर अपनी सीट पर बैठा और बस चलने लगी। कलाई के ऊपर वो तारीख मिट चुकी थी। मैंने मौत को मात दे दी थी। बस इतनी तेज चली, पीछे की तरफ घूमी और फिर से वही सफ़र, लेकिन इस बार वो सफ़र अकेले निकालना था। वहां कोई नहीं बैठा, वो सफ़र लंबा रहा। फिर से नींद आई, मैं नहीं सोया। रास्ता टूटता हुआ बार बार दिखा, मैंने बाहर नहीं झांका। मैं मौत से बचकर आया था और फिर एक ऐसा झटका जिसमें मुझे बस से धकेल कर बाहर फेंक दिया गया और मैं उसी गुफा में गिरा था, उसी टब में जो पानी से भरा, और बस गायब हो चुकी थी। और मैं सुरक्षित वहां थका हुआ था, वहीं पर सो गया। बड़ी मुश्किल से नींद खुली, शरीर टूट रहा था, लेकिन मौत से मैं बच चुका था। जब मैं बाहर आया, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता था, मैं बदल चुका था। सच कहूं तो मौत दिखने के बाद मैंने अपना नया जीवन पाया था और इसे मैं अलग तरीके से जीने की कोशिश करना चाहता था। मैंने खुद को बदला। 3 महीने बाद मुझे उसी तारीख को ये देखना था, मेरी मौत की तारीख जो तय थी, आज होता क्या है, मैं मरता कैसे, मैं ये जान ही नहीं पाया। मैं तो एक रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा था। अचानक उस रेस्टोरेंट में कुछ ऐसे लोग आए जो उस रेस्टोरेंट को लूटने के लिए आए थे। गोलीबारी चलाई उन्होंने, जिसके बाद हड़बड़ी में एक आदमी पकड़ा गया। उस आदमी ने खुद को बचाने के लिए इधर उधर गोली चलानी शुरू कर दी थी और इसी गलती में उसने खुद पर गोली चलाई, जो कि सीधा उसकी खोपड़ी में लगी। वो मारा गया। उसकी लाश वहां पड़ी थी और मैंने करीब से उसे देखा जब मैं भाग रहा। ये वही आदमी था जिसके चेहरे पर टैटू बने हुए, गाल को फाड़ा हुआ था, लिपस्टिक लगाता था, गर्दन उसकी नीली नीली सी थी। ये वही था जो मुझे बस में नजर आया था। ये अब मरा, यानी मैं उस बस में भविष्य और भूतकाल की आत्माओं को भी देख सकता था। तो यहां मरता मैं इसकी गोली से। तभी उसने कहा था, हम दोनों एक साथ मरे। लेकिन मैं बच चुका था और मैंने भगवान का शुक्रिया किया और एक और बात जानी, मुसीबत चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर आप में हिम्मत है, उस मुसीबत के पार जाने का रास्ता भी आप ढूंढ सकते हैं। मेरी मौत तय थी और मैंने अपनी मौत से बचने का तरीका भी ढूंढ लिया। बस हिम्मत होनी चाहिए।